हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलो ठीक है। आइए हम सीखते हैं अपना जो वर्ण विचार की प्रोसेस अपनी चल रही थी उसके अंदर अपन लोगों ने ध्वनि के लिए जान लिया था और वर्ण के लिए जान लिया था। जो वर्ण थे आपके कितने प्रकार के थे बताओ? अच्छा ठीक है। वो दो टाइप्स के थे आपके, एक था आपका स्वर वर्ण और एक था आपका व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहा जाता है बता सकता है कोई? वे स्वर वर्ण जो कि हमारी स्वर तंत्र से उत्पन्न होते हैं, जिनको रोकने टोकने की कहीं आवश्यकता ही नहीं होती, अर्थात हमारे फेफड़ों से जो वायु उठती है उसके जरिए हमारे मुख से जो बाहर निकल जाती है बिना किसी रोक टोक के, वे अपने क्या कहलाते हैं? स्वर। और फिर उसके बाद में व्यंजन क्या था आपका? व्यंजन में क्या था? वे ध्वनियां जिनको हम रोक नहीं सकते, वे तो थे अपने स्वर। और जिनको अपन रोक सकते हैं, जैसे कि आपके कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको अपन कंठ के जरिए रोक सकते हैं, किसी को हम जिह्वा के जरिए रोक सकते हैं, किसी को हम अपनी नासिका के द्वारा भी, कुछ शब्द होते हैं जो अपने उच्चारित किए जाते हैं, और वही चीजें अपने क्या कहलाती है? व्यंजन। तो ठीक है, आगे अपन सीखते हैं अपना जो भाषा वर्ण की जो इकाइयां थी उसमें वर्ण विचार। सबसे पहले अपन देख लेते हैं, आज अपन ने अच्छे से समझा है कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। इसके आगे अपन जो भाषा की जो निर्माण की जो प्रक्रिया थी, उनके विभिन्न प्रकार की जो इकाइयां थी उनको सीखते हैं। पहला दिया गया था आपका ध्वनि, फिर उसके बाद में था आपका वर्ण, और वर्ण के बाद था आपका शब्द, शब्द के बाद में थे आपके पद, फिर थे आपके उपवाक्य, और फिर आ जाते थे आपके वाक्य। ये सीखा था हमने कल। गुड। ध्वनि, ध्वनि क्या थी अपने? भाषा की, भाषा की मूल इकाई। क्या थी ध्वनि? भाषा की मूल इकाई। फिर उसके बाद में आए थे अपने वर्ण, भाषा की, भाषा की सबसे सबसे छोटी इकाई, या फिर रचना की दृष्टि से भी सबसे छोटी इकाई। रचना की दृष्टि से छोटी इकाई। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है अपना शब्द, जो कि शब्द कौन सी इकाई थी पता है किसी को? गुड। नहीं है पता तो आइए सीखते हैं। अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई। फिर अपने जो पद थे इसके लिए भी अपन चर्चा करेंगे, फिर उपवाक्य आएंगे, फिर वाक्य। ये इसे कहा जाता है भाषा की, भाषा की पूर्ण इकाई। क्या कहा जाता है? भाषा की पूर्ण इकाई। देखिए फ्रेंड्स, अपन लोगों ने पढ़ा था अपना वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हमने सीखा था स्वर और व्यंजन किसे कहा जाता है, ध्वनि क्या होती है, वर्ण क्या होते हैं और शब्द क्या होते हैं। इन सब चीजों को अपन एक एक विस्तृत रूप से भी सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपको कल ही बता दिया था कि जो स्वर और व्यंजन जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, और कौन कौन से क्या तो स्वर कहलाते हैं और क्या व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद में अपना जो कार्य चलेगा वह एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलेगा, जिसमें कि हम इन सब चीजों को एक एक को काफी विस्तृत रूप से सीखेंगे। क्लियर? ध्वनि था अपना भाषा की मूल इकाई। इसे क्या कहा जाता है? भाषा की मूल इकाई। वो की थी अपनी कौन सी? ध्वनि, जो कि मौखिक दृष्टि से, कौन सी दृष्टि से? मौखिक दृष्टि से, मौखिक दृष्टि से
फिर इसके बाद में आता है अपना वर्ण। जो वर्ण था भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी कि भाषा की लघुतम इकाई जिसको अपन कह सकते हैं वह अपनी कौन सी होती है, वर्ण होती है। इसको रचना की दृष्टि से अपन क्या कह सकते हैं, छोटी इकाई कह सकते हैं। फिर उसके बाद में आते थे अपने, यहाँ पे आते थे अक्षर, और फिर अक्षर के बाद में आते थे अपने शब्द। शब्द जो है आपका अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे क्या है, ये छोटी इकाई है। फिर उसके बाद में है अपना पद, फिर आते हैं अपने उपवाक्य, और फिर आते हैं वाक्य। वाक्य को कहा जाता है भाषा की पूर्ण इकाई, यानी कि जहां से भाषा का निर्माण शुरू होता है वो किससे होता है, अपने छोटे छोटे जो वाक्य मिलकर के बनते हैं तब एक पूरा वाक्य बन जाता है, और वाक्य वाक्य मिलते मिलते फिर एक भाषा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े अपन। आइए अब अपन जो भाषा की जो मूल इकाइयां अपन ने पढ़ी है उनके लिए विस्तृत रूप से अपन चर्चा कर लेते हैं, उनको सीख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। काफी सारे लोगों का एक क्वेश्चन आ रहा है कि वर्ण क्या होते हैं और अक्षर क्या होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पहले मैटर बताऊंगी, वर्ण को समझना और फिर अक्षर को समझना। वर्ण शब्द से अपन कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि क, ख, ग, च, ए और आ आदि। और जो आपके अक्षर होते हैं, वे ध्वनियां, वे ध्वनियां जिनका कभी नाश ही नहीं होता हो। ए का अर्थ क्या था अपना नहीं, अक्षर का अर्थ होता है नष्ट न हो, यानी कि वे ध्वनियां जो नष्ट नहीं होती हो वे क्या कहलाती थी, अपने अक्षर। और अक्षर जो है, वर्ण हमेशा कैसे रहेंगे, हल वर्ण। नाम तो सुना होगा आपने कि वर्ण कैसे रहते हैं, हल वर्ण, जो कि अपनी संस्कृत भाषा में भी बोला जाता है हल। और ये जो इनके नीचे जो चिन्ह लगाया गया है ये सब क्या है, अपना हल वर्ण है। इसलिए इन वर्णों को क्या कहा जाता है, जिनके नीचे हल वर्ण का चिन्ह लगा हुआ है तो वो कौन से अपने वर्ण हैं। और फिर उसके बाद में जैसे कि अक्षर जिनका कभी नाश नहीं होता हो, या फिर वे ध्वनियां जिनको एक ही बार में वो क्या कर दी जाती हो, उच्चारित कर दी जाती हो, हमारे श्वास से एक ही झटके में, एक ही स्पोर्ट के साथ में हमारे मुख से क्या निकलती हो, बाहर की ओर निकलती हो। जैसे कि कै को बोल के देखेंगे अपन का, तो कैस को बोलेंगे तो उसमें अपने को कहीं पर भी रुकने की आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि अपन एक स्पोर्ट के जरिए वह ध्वनि हमारे मुख से क्या हो गई है, बाहर की ओर निकल गई है। क हुआ, अपना ख हुआ और अपना ग हुआ, जैसे कि च, अ और आ। ये सब अपने क्या है, एक मुख के जरिए एक स्पोर्ट के साथ ही क्या हो गई है, बाहर निकल गई है। इसलिए ये क्या है, अपने अक्षर है। और रही बात शब्द की भी, अपन मैं बता देती हूँ पहले कि जो शब्द होते हैं अपने, शब्द कौन से होते हैं, अर्थ के आधार पर, यानी कि जो अपना एक पूर्ण अर्थ अपने को दे चुकी होती है वो चीजें क्या कहलाती है, अपना शब्द। जैसे कि ये अलग अलग थे पहले, इनको अपन अक्षर मानते हैं, ये सब क्या है इस वक्त ये सब क्या है, एक अपने पास में वर्ण है। क्या है, वर्ण है, अक्षर है। किंतु अगर इन्हीं को मैं सार्थक क्रम में लिख दूं, अगर इन्हीं को मैं एक साथ लिख दूं तो क्या एक अपना अर्थ प्रदान कर रही है, बिल्कुल, क्योंकि कमल, इनको तीनों को अपन ने लिखा एक साथ तो ये एक अर्थ प्रदान कर रही है जो कि होता है अपना कमल। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन चलते हैं अपनी प्रोसेस की ओर, जिसमें था अपना ध्वनि। अपनी जो भाषा की इकाइयां थी उसको आज हम विस्तृत रूप से देख रहे हैं कि जो ध्वनि है वह क्या है। इसे कहा जाता है भाषा की मौखिक, भाषा की मौखिक इकाई। क्या कहा जाता है, भाषा की मौखिक इकाई। फिर उसके बाद में आते थे अपने वर्ण। वर्ण जो होते हैं भाषा की सबसे, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। इसे क्या कहा जाता है, अपनी भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण,
स्वर एवं व्यंजन, स्वर एवं व्यंजन दोनों इसके प्रकार हैं, दोनों इसके प्रकार हैं। फिर उसके बाद में आ जाता है अपना अक्षर। वे ध्वनियां, एक मिनट, वर्ण की परिभाषा। वर्ण की परिभाषा भाषा की वह इकाई, भाषा की वह इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जैसे कि क, ख, ए, ई आदि। ठीक है। फिर उसके बाद में अपन सीखते हैं फिर आ जाता है अपना कौन सा तीसरी इकाई, कौन सी थी अपनी? अक्षर। अक्षर होते क्या थे अपने, बता सकता है कोई? ठीक है, समझो। अक्षर अ धन क्षर, जिनका कभी नाश नहीं होता हो, ये तो होता है अक्षर। ए का अर्थ होता है नहीं, अक्षर का अर्थ होता है नष्ट न होने वाले, यानी कि जिनका कभी नाश नहीं होता हो। वे ध्वनियां जिनका कभी नाश नहीं होता हो, वे सब क्या कहलाते हैं अपने? अक्षर। अक्षर में अपन देखते हैं अक्षर की, यहां सीख लेते अपन परिभाषा। वे वर्ण जो श्वास के एक झटके में बाहर निकल जाती हैं, जैसे कि क, इनके नीचे अपने को हलंत नहीं लगाना है। क, ख और ग, इनको अपन कहीं पर भी क्या नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, इसीलिए ये क्या है? अक्षर है। नेक्स्ट फिर आते हैं अपने कौन सी भाषा की कौन सी इकाई है? शब्द। शब्द को मैंने आपको पहले बताया था कि शब्द कौन सी इकाई है, बता सकता है कोई? अर्थ की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? अर्थ की दृष्टि से, भाषा की छोटी इकाई क्या है? अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्लियर? शब्द।
आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं अपन। वे वर्ण जिनका अर्थ समझ आ जाता है, जिनका अर्थ समझ आ जाता है, वे सब क्या कहलाते हैं? अपने शब्द कहलाते हैं। वर्णों का सार्थक समूह। किसका? वर्णों का सार्थक समूह शब्द। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ठीक है, उदाहरण अपन देख लेते हैं, जैसे कि अपन ने लिखा था उसमें वर्ण तो कौन से अपने यही है, जैसे कि क, म और ल। और फिर अपन ने क्या बना दिया इसका? शब्द। तो शब्द कैसे निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि वर्णों का जो सार्थक समूह होता है, अब ये अलग अलग फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, अगर इन तीनों को अपन सार्थक में बना दें, जैसे कि क, म और ल, इन तीनों को एक तरीके से लिख दिया, तो ये शब्द क्या बन गया? अपना एक क्या दे रहा है? विशिष्ट अर्थ दे रहा है, जैसे कि कमल। तो फिर ये क्या बन चुका है अपने अभी तक? शब्द। ठीक है, चलिए शब्द के बाद अपनी आती है इकाई पद। कौन सी आती है? पद। भाषा की वह इकाई जो अपना अर्थ तो देती है, किंतु उसके अलग अलग पदों के रूप में। किसके रूप में? उसके अलग अलग पदों के रूप में। देखिए कैसे। मैं अभी ये कहूं कि राम आम खा रहा है। क्या खा रहा है? आम। तो अगर ये तो एक पूरा वाक्य है मेरे पास में, क्या है? राम आम खा रहा है। अगर मुझे इसके पद बनाने हैं, तो पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद कैसे बनेगा? देखिए आप, राम आम खा रहा है। समझना पहले इसको कि जो राम आम खा रहा है, ये अभी तक मेरे पास में क्या है? एक पूरा क्या है? वाक्य है। क्या है? वाक्य है। किंतु मुझे इसको क्या बनाना है? पदों के रूप में, यानी उसके अलग अलग क्या है? अलग अलग पदों के रूप में होते हैं। जैसे कि पद के रूप में देखिए आप, राम, मैंने लिखा राम, एक पद हो गया अपना। फिर उसके बाद में मैंने लिखा आम, ये क्या हो गया? अपना दूसरा पद हो गया। फिर मैंने लिखा खा, ये तीसरा पद हो गया। और फिर मैंने लिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए आप एक बार समझ रहे हैं ना अच्छे से। जो पद होते हैं, भाषा की वह इकाई जो अपना अर्थ तो देती है, किंतु उसके अलग अलग पदों के रूप में। ये अपने पास में इस वक्त क्या है? एक पूरा वाक्य है। जैसे कि आप देख रहे हो कि राम आम खा रहा है।
क्या खा रहा है, आम खा रहा है। ये एक अपने पास में क्या है, एक पूरा वाक्य है। लेकिन इसको जैसे अपने को पद में बांटना है, तो पहला पद मैंने बनाया राम, फिर उसके बाद में आम, और फिर खा रहा है। तो इस प्रकार से इनके अगर टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, अलग अलग श्रेणी में बांट दिए जाते हैं, तो ये सब क्या कहलाते हैं, अपना क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब फिर उसके बाद में आती है भाषा की कौन सी इकाई, उपवाक्य। उपवाक्य, देखिए उपवाक्य की, वाक्य की वह इकाई जिसको छोटे छोटे, उप का अर्थ होता है छोटा छोटा, यानी कि जिन वह वाक्य जिनको छोटे छोटे वाक्यों के अंतर्गत क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। जैसे कि अभी मैं कहूं राम ने कहा, राम ने मुझे कहा कि उसे कल जयपुर जाना है, तो यानी कि एक वाक्य ये हो गया अपना, एक वाक्य अपना ये हो गया। तो देखिए समझिए पहले इसको, वाक्य का, वाक्य का वह रूप, वह रूप जिसे, जिसे जिसे दो या दो से, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उपवाक्यों में, उपवाक्यों में, उपवाक्यों में बांट, उपवाक्यों में बांट दिया गया है, बांट दिया गया है। एक विशेष बात और देखना इसमें, उपवाक्यों के क्या है, इन इन उपवाक्यों की शुरुआत, इन उपवाक्यों की शुरुआत, इन उपवाक्यों की शुरुआत हमेशा, इन उपवाक्यों की शुरुआत हमेशा कि, कि, क्योंकि, 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 जिसका, जिसका, जिन्होंने, जिसका, जिन्होंने, आदि से, आदि से इनकी क्या होती है, शुरुआत होती है। देखिए समझिए इसको पहले उपवाक्य को, कि उपवाक्य का अर्थ क्या है। वाक्य जो होता है अपना पूरा विस्तृत रूप में होता है, उसकी एक ही क्रिया होती है। यहाँ पे जो उपवाक्य होंगे इसमें क्रिया भले दो हो जाएंगी, लेकिन उप का अर्थ होता है यानी कि छोटा, और वाक्य जो होता है अपना, वाक्य यानी कि वह वाक्य जिनको छोटे छोटे भागों में क्या कर दिया गया है, विभक्त कर दिया गया है। देखिए समझिए इसको, वाक्य का वह रूप जिसे दो या दो से अधिक उपवाक्यों में, यानी कि छोटे छोटे वाक्यों में बांट दिया गया है, वे क्या कहलाते हैं, अपने उपवाक्य कहलाते हैं। फिर उसके बाद में एक विशेष यानी कि नोट करने लायक चीज है कि इन उपवाक्यों को, किन वाक्यों को, इन उपवाक्यों की जो शुरुआत होती है वह हमेशा किससे होती है, की से, क्योंकि से, जिसका, जिसकी, जिनका, जिनकी, जिन्होंने, आदि से, इस प्रकार से इनकी शुरुआत होती है। आइए एक उदाहरण के जरिए अपन समझ लेते हैं इसको। यहां लिख देते हैं, राम ने, राम ने श्याम से कहा कि, राम ने श्याम से कहा कि, कहा कि उसे, उसे, उसे जयपुर, उसे जयपुर जाना है।
कहाँ जाना है? जयपुर जाना है। मैंने कहा आपको कि उपवाक्य जो होते हैं वो छोटे छोटे वाक्य होते हैं और इनकी जो शुरुआत होती है वो किसे, क्योंकि से, जिसका, जिसके, जिन्होंने, जिसके आदि से होती है। ये दो विभिन्न प्रकार के भागों में बटे हुए रहते हैं, जैसा कि आप उदाहरण में देख रहे होंगे। राम ने श्याम से कहा कि, आगे कि उसे जयपुर जाना है। तो इस प्रकार से इनकी जो शुरुआत हो गई, यानी कि एक उपवाक्य ये हो गया और दूसरा उपवाक्य अपना ये हो गया, और इनकी शुरुआत कहाँ से हो गई? के से हो गई। इस कारण से यह इकाई कौन सी कहलाती है? अपने उपवाक्य। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन वाक्य की ओर। वाक्य को भी समझ ही लेते हैं थोड़ा सा। वाक्य, पहली बात तो इसे बताइए कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि वाक्य होती भाषा की कौन सी इकाई? नहीं ये पता, देखो भाषा की पूर्ण इकाई, भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य कहलाती है। भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य कहलाती है। ठीक है, वाक्य होते क्या है? भाषा को भाषा की वह इकाई, भाषा की वह इकाई जिसको एक बार पूरा पढ़ लेने पर अर्थ पूरी तरह से समझ आ जाए, पूरी तरह से अर्थ समझ आ जाए, पूरी तरह से अर्थ समझ आ जाए। यानी कि भाषा को जो पूर्णता प्रदान करने वाली होती है, जो इकाई होती है, वो अपनी कौन सी होती है? वाक्य। वाक्य में एक क्रिया होती है, वाक्य में एक क्रिया होती है जिससे पूर्ण अर्थ समझ आ जाता है, जिससे पूर्ण अर्थ समझ आ जाता है। ठीक है, देखिए आप, वाक्य जो है अपना भाषा की सबसे अंतिम इकाई है अपनी वाक्य, और जो वाक्य है भाषा की पूर्ण इकाई क्या कहलाती है? अपने वाक्य कहलाती है। भाषा की वह इकाई जिसको एक बार पढ़ लेने से, एक बार पूरा पढ़ लेने से अर्थ पूरी तरह से क्या आ जाए? अपने समझ आ जाता है, वह क्या कहलाते हैं? अपने वाक्य होते हैं। वाक्य में एक ही क्रिया होती है जिससे कि पूरा अर्थ क्या हो जाता है? अपने समझ में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, आज हमने सीखा कि अपनी जो भाषा निर्माण की जो इकाइयां हैं, ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द, फिर अपन ने देखा पद, फिर उसके बाद में अपन ने समझा उपवाक्य, और फिर समझा अपन ने वाक्य। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं अपन। फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं अपने वर्ण विचार। सबसे पहले आ जाती है अपनी ध्वनि। भाषा की वह इकाई जो मूल इकाई है वह कहलाती है अपनी ध्वनि, जिसको कि एक मौखिक दृष्टि से कहा जाता है। फिर आता है अपना वर्ण। भाषा की वह इकाई जो सबसे लघुतम है, सबसे छोटी है, एवं रचना की दृष्टि से भी भाषा की कौन सी इकाई कहा जाता है? इसे सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। फिर उसके बाद में आते हैं अपने अक्षर।
अक्षर जो होते हैं अपने भाषा की वह इकाई जो कि श्वास के एक ही स्पोर्ट के जरिए हमारे मुख से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, कहीं पर अवरुद्ध नहीं होती, तो वह कहलाती है अपने अक्षर। फिर उसके बाद में आ जाते हैं आपके शब्द। अर्थ के आधार पर भाषा की कौन सी इकाई है, ये सबसे छोटी इकाई है। यह रचना की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई है और ये अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं अपने पद, फिर उसके बाद में रहता है अपना उपवाक्य और फिर रहते हैं अपने वाक्य। जो वाक्य जो है अपनी भाषा की क्या है, पूर्ण इकाई है। फिर उसके बाद में मैंने आप लोगों को एक छोटे से सारांश के जरिए बताया था कि वर्ण एक्चुअल में होते क्या है और अक्षर में क्या डिफरेंस है और शब्द में क्या है। वर्ण को आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि जो हल वर्ण है, जिनके नीचे हलंत का चिन्ह लगा रहेगा, वे सब अपने क्या है, वे सब अपने रहेंगे वर्ण। और जिनके नीचे हलंत का कोई चिन्ह नहीं रहेगा, वे सब क्या कहलाएंगे, अपने अक्षर कहलाते हैं। फिर उसके बाद में शब्द है, जैसे कि अपन वर्ण को देख लें और अक्षर जो बिखरे हुए रूप में है, वे सब क्या अपने वर्ण या अक्षर हैं। लेकिन अगर अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है अपनी कौन सी, शब्द। और वर्णों का व्यवस्थित जो क्रम बना दिया गया है इनको लिखने के लिए, जैसे कि क, म और ल, इन तीनों को अगर अपन जोड़ के बनाते हैं तो फिर क्या बनता है अपना कमल। तब जाकर के ये क्या बन जाता है, एक पूर्ण तरीके से अर्थ प्रदान करने वाला शब्द। फिर उसके बाद में अपन ने देखा एक एक चीज को अपन विस्तृत रूप से देखते हैं। ये ध्वनि है, भाषा की मौखिक इकाई क्या कहलाती है, अपने ध्वनि। वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई अपने है वर्ण। और वर्ण जो होते हैं कितने टाइप्स के थे अपने, एक था स्वर वर्ण और दूसरा था अपना व्यंजन वर्ण। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं कि वर्ण की परिभाषा क्या है। भाषा की वह इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते, यानी कि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह अपने क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि क, ख, ए, ई आदि स्वर। फिर उसके बाद में आती है अपनी तीसरी इकाई जो कि है अपना अक्षर। ए का अर्थ होता है नहीं से, अक्षर का लिया जाएगा नष्ट, जो कि वे स्वर ध्वनि है जो कि नष्ट ना होती हो, तो उन्हें कहा जाता है अक्षर। परिभाषा देखते हैं उसकी। वे वर्ण जो श्वास के एक ही झटके में बाहर निकल जाती हैं, वे क्या कहलाते हैं, अपने अक्षर कहलाती हैं। जैसे कि इनके नीचे हल का चिन्ह नहीं आएगा, जैसे कि क हुआ, ख हुआ, ग हुआ, ए हुआ, आ हुआ आदि। फिर उसके बाद में अपन ने देखा कि जो शब्द है अर्थ की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से। वर्ण किसकी दृष्टि से थे, अपनी रचना की दृष्टि से। और जो अर्थ की दृष्टि से है वो अपने क्या है, शब्द है। अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, शब्द है। शब्द की परिभाषा अपन देख लें। वे वर्ण जिनका अर्थ क्या आ जाता है, अपने समझ में अच्छे तरीके से आ जाता है, वे कहलाते हैं अपने शब्द। वर्णों का सार्थक समूह, किसका समूह, वर्णों का। जैसे कि आपने पिछली बार में देखा होगा कि जो क है, म है और ल है, ये अभी तक क्या है अपने पास में, एक वर्ण है। इसलिए इसमें कहा गया है शब्द में कि जो वर्णों का सार्थक समूह होता है, इसका वर्णों का जो सार्थक समूह है वह क्या कहलाता है, अपना वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। उदाहरण के जरिए देखिए कि जो वर्ण है, त है, म है और ल है, ये सब इस वक्त क्या है, बिखरे पड़े हुए हैं, लेकिन इनको जैसे एक सार्थक समूह है यानी एक सार्थक अर्थ में ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक कमल का नाम देने लग जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है अपना पद। पद होते क्या थे, भाषा की वह इकाई जो अपना अर्थ तो देती है, भाषा की वह इकाई जो अपना अर्थ तो देती है और उसके अलग अलग पदों के रूप में। अर्थ तो देगी लेकिन उसके कैसे पदों में, अलग अलग पदों के रूप में। जैसे कि एक वाक्य की दृष्टि से समझते हैं अपन पहले कि जैसे राम आम खा रहा है, क्या खा रहा है, राम आम खा रहा है। तो इसके जो पद अपने को बांटना है, मैंने लिख दिया यहाँ पे राम, फिर उसके बाद में आ गया आम और फिर उसने लिख दिया अपना खा रहा है। तो ये एक जो पद है यानी कि छोटे छोटे पदों के अंदर अपन ने बांट दिया, तो ये सब क्या हो गए, अपने पद है। ये पद है, ये पद है, ये पद है और ये पद है। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन चलते हैं उपवाक्य। उप का अर्थ होता है छोटा, यानी कि वाक्य का वह रूप जो छोटे छोटे वाक्यों के अंदर बांटा गया है। वाक्य का वह रूप जिसे दो या दो से अधिक उपवाक्यों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है, वे क्या कहलाते हैं, अपने उपवाक्य। उपवाक्यों के अंतर्गत एक विशेष बात है ध्यान रखने योग्य
कि इन उपवाक्यों की जो शुरुआत होती है, इन उपवाक्यों की जो शुरुआत होती है वह हमेशा की से, क्योंकि से, जिसका से, जिसकी, जिन्होंने आदि से इनकी शुरुआत होती है। एक उदाहरण के जरिए अपन समझ लेते हैं। जैसे राम ने शाम से कहा कि, राम ने शाम से कहा कि उसे जयपुर जाना है। यानी कि इस वाक्य को, एक वाक्य है जिसमें दो कर्ता है और क्रिया जो हो रही है उसके लिए बता रहा है कि जो राम ने शाम से कहा कि उसे जयपुर जाना है, इसमें ये क्या है, वाक्य की शुरुआत कहाँ से हो गई, कैसे हो गई। जैसा कि अपन ने यहाँ पे समझा था कि इन वाक्यों की जो शुरुआत होती है कि, जिसका, जिसकी, जिन्होंने आदि से होगी, और ये दो उपवाक्य जो बाहर दिए गए हैं छोटे छोटे उपवाक्य हो गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाते हैं अपना वाक्य। भाषा की पूर्ण इकाई, भाषा की पूर्ण इकाई जिसको दर्जा दिया गया है वो होती है अपने कौन सा, वाक्य। भाषा की जो पूर्ण इकाई का दर्जा दे दिया गया है वह है अपनी कौन सी, वाक्य। इसकी परिभाषा देखते हैं अपन। भाषा की वह इकाई जिसको एक बार में पूरा पढ़ लेने के बाद, जिसको एक बार में पूरा पढ़ लेने के बाद उसका अर्थ पूरी तरह से हमें क्या आ जाता है, समझ में आ जाता है, वह क्या कहलाते हैं, अपने वाक्य। वाक्य में एक क्रिया होती है जिससे पूर्ण अर्थ क्या हो जाता है, अपने समझ में आ जाता है। जैसे कि राम ने कहा कि उसे जयपुर जाना है। फिर उसके बाद में हम आइए दोस्तों, अपन चर्चा कर चुके हैं। अपन ने सबसे पहले स्वर का वर्गीकरण देख लिया था, व्याकरण का स्वरूप उसमें देखा आपने। व्याकरण के स्वरूप के बाद में अपन ने वर्ण विचार जो टॉपिक था अपना, उसके अंतर्गत देखा कि जो स्वर और व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं। फिर अपन ने देखा कि जो भाषा की जो इकाइयां हैं उसको कितने भागों में बांटा गया है, उनके एक एक को अपन ने विस्तृत रूप से समझ लिया है। उसके बाद में अपना टॉपिक चलता है वर्ण से। जो वर्ण था इसमें आपने समझ लिया था कि स्वर वर्ण तो किसे कहा जाता है और व्यंजन वर्ण किसे कहा जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद में चलती है अपनी कौन सी प्रक्रिया, ओनली स्वर से। तो स्वर के कितने प्रकार होते हैं, स्वर के उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, इन सब की अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे अपने अगले आने वाले वीडियो के अंदर।